नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें एस्पिरेंट्स के नंबर कम या ज्यादा हो जाते हैं, उस विषय पर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार का अपना असर दिखाती है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान आप देख पाओगे कि एक ही शिफ्ट में दो कैंडिडेट थे। एक का नाम हमने फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं रामलाल और एक का नाम ले लिया है श्यामलाल। एक ही शिफ्ट में एक एग्जाम देने के लिए गए हैं। एक के नंबर आए 70, एक के नंबर आए 70। मतलब आप देखोगे कि नंबर तो दोनों के एक जैसे दिखे। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो कि अभी अभी निकली है, या यहाँ पर व्यापम की सारी परीक्षाएं जहां पर नंबर आपको डिस्प्ले पर दिखा दिए जाते हैं कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। दो कैंडिडेट हैं जिनके नंबर जो है वो अलग अलग शिफ्ट थी। जैसे मान लो एमपी पुलिस कांस्टेबल की सुबह वाली शिफ्ट में 70 नंबर आए, शाम वाली शिफ्ट में उस दूसरे वाले बंदे के भी 70 नंबर आए। एग्जाम तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे कि नंबर भी एक ही आ गए हैं, लेकिन एग्जाम का जो लेवल था वो दोनों शिफ्ट में अलग अलग था। फॉर एग्जांपल रामलाल वाली शिफ्ट में यदि पेपर कठिन रहा था तो रामलाल के पेपर के नंबर जो है वो लोग बढ़ा करके क्या कर देते हैं 70 से 75। यदि दूसरे कैंडिडेट यानी श्यामलाल के नंबर जो है वो यहाँ पर कम कर दिए जाएंगे। रीजन क्योंकि उसका पेपर सरल है। अब यहाँ पर दिक्कत आती है कि कठिन पेपर और सरल पेपर, इसका डिसाइड कौन करता है, कैसे पता चलता है कि ये पेपर कठिन है या सरल है। तो इसी विषय पर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये नंबर कम ज्यादा कैसे हो जाते हैं और प्रश्न ही गलत कर दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो पहले हम इस विषय की बात करेंगे। यदि मान लो एग्जाम में प्रश्न ही गलत आ गया है तो सबसे पहली चीज है, यदि प्रश्न गलत आया है इसका मतलब उन लोगों ने आपसे बोला है कि आप हमें कुछ पैसे दो और बताओ कि प्रश्न गलत हमने क्यों किया है। मतलब आप ऑब्जेक्शन के द्वारा यहाँ पर उस प्रश्न के ऊपर आपत्ति जब भी लोगे तो आपत्ति लेते टाइम भी आपको कुछ पेमेंट देना होता है वहां पर प्रति प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर प्रश्न गलत दे दिया है तो वो डिसाइड करेंगे कि जो प्रश्न हमने बनाए हैं यदि वो गलत है, वाकई में गलत है, आप बता रहे हो तो भी गलत है और हमने भी गलत बनाया है। तो जैसे 100 प्रश्न है, 100 में से मान लो 5 प्रश्न गलत हो गए तो उन 5 प्रश्नों को वो डिलीट कर देते हैं और बाकी जो 95 नंबर बचते हैं उस 95 नंबर का बेस मान करके वो इन दोनों नंबर की गणना करते हैं। इसके आधार पर ही नंबर निकाला जाता है। मतलब उस शिफ्ट के जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो कितने रहेंगे, केवल 95 रहेंगे। मतलब 5 प्रश्न वो लोग फाइनली हटा ही देते हैं। तो वो हटाने का प्रोसेस क्या होता है, वो अलग अलग कैटेगरी के प्रश्न होते हैं। जैसे कुछ प्रश्न में वो एक से ज्यादा ऑप्शन सही मान लेते हैं, कुछ में वो सारे ऑप्शन गलत मान लेते हैं, कुछ प्रश्न का स्ट्रक्चर ही गलत मान लेते हैं और उसको गलत कर दिया जाता है। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि जो प्रश्न गलत है तो हम बोलेंगे वहां पर 5 प्रश्न हट गए तो 95 नंबर को बेस मान लेते हैं। यदि मान लो 10 प्रश्न हट गए तो वो 90 नंबर को बेस मान लेते हैं और उसी के आधार पर यहाँ पर कैलकुलेशन करके इन दोनों कैंडिडेट या जो लाखों हजारों कैंडिडेट होते हैं उनका कैलकुलेशन करके निकाल दिया जाता है। अब ये नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है वो जो एक मैथमेटिकल प्रोसेस है और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग शिफ्ट की पेपर हुए हैं उनमें जो कठिनाई का स्तर होता है उसको बराबर करने के लिए ये प्रक्रिया बनाई गई थी। जैसे एक जैसे प्रश्न तो हर शिफ्ट में दे नहीं सकते, इसलिए वो क्या करते हैं कि एक शिफ्ट में तो बहुत ज्यादा हार्ड प्रश्न डाल दिए और उसी दिन या फिर उसी अगली डेट के दिन दूसरी वाली शिफ्ट जो रहेगी उसमें वो बहुत ज्यादा एक जगह हार्ड है एक जगह लो प्रश्न डाल दिए। तो यहाँ पर लोगों के नंबर जो है वो बहुत लेवल हार्ड होने की वजह से नंबर बहुत कम ला पाएंगे। यहाँ लेवल जो है वो प्रश्नों का बहुत गिरा के रखते हैं, इस वजह से नंबर ज्यादा आ जाते हैं। तो ये है सबसे बड़ी समस्या। इसी चीज को बराबर करने के लिए इन्होंने ये नॉर्मलाइजेशन नाम की एक प्रक्रिया लेके आए हैं और इसे रीजन ये होगा कि सारे के सारे उम्मीदवार जो है वो लगभग लेवल पर आ जाए। अब ये कहाँ लागू होता है, जहां पर भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होती है, एक से ज्यादा दिन एग्जाम चल रही है, एक से ज्यादा शिफ्ट एग्जाम चल रही है, वहां सभी जगह नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। जितनी भी ऑफलाइन एग्जाम होती है और एक ही दिन में पेपर हो गए वहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी की एग्जाम बहुत दिन तक चलती है, बहुत शिफ्ट में चलती है। एमपी की सारी एग्जाम, बैंकिंग पुलिस की एग्जाम, ये एक ही दिन में खत्म नहीं होने वाली नहीं है, बहुत दिनों तक चलती है और अलग अलग शिफ्ट होती है। इसलिए इन शिफ्ट को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। कहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं लगता है, जहां पर भी सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हो गई, मतलब एक ही दिन में पेपर खत्म, एक ही शिफ्ट में पेपर खत्म, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। अब यह आवश्यक क्यों हुआ, तो हमने पहले बात कर ही ली थी कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होने के कारण उनका कठिनाई का स्तर भी अलग अलग होता है और सभी को कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए बैलेंस करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन की मदद ले लेते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, सिस्टम का एक ही भरोसा है कि जो भी हमसे पेपर बना उसको आप छोड़ो, हमने गलत बनाया सही बनाया इसकी हम बात ही नहीं कर रहे, हमारे पास एक फॉर्मूला है वो हम लगा देंगे ताकि सभी के सभी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्योंकि इनसे पेपर बनाने में तो कोई ध्यान रखने की बात है नहीं, इतने प्रश्न गलत दे देते हैं, लेवल कुछ मैच होता नहीं है, प्रीवियस ईयर से कुछ मैच हो नहीं रहा है। खासकर हम बात कर रहे हैं व्यापम की, किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर बैलेंस बना करके नहीं चलते हैं। प्रश्न बनाने में भी किसी प्रकार की कोई सावधानी नहीं है, सब प्रश्न गलत गलत आ रहे हैं बहुत सारे। तो ये लोग क्या करेंगे, बाद में फॉर्मूला लगा देंगे और बोल देंगे कि हाँ ठीक है आपके 70 नंबर आए थे, अब हम आपको 60 पे लेके आ रहे हैं। कुछ लोगों के 70 नंबर आए थे, ठीक है हम आपको 80 पे लेके जा रहे हैं। तो ये सब चीजें अंडरग्राउंड होती है, इसको ये पारदर्शी कभी भी नहीं बनाते, क्योंकि फॉर्मूला जो लगता है वो हम बता भी नहीं सकते कि कैसे लगाते हैं और यही जानते हैं कि फॉर्मूला पता नहीं इन्होंने कैसे लगाया है। हम फॉर्मूले के बारे में भी आगे बात करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक शिफ्ट आसान थी उसमें 80 नंबर आ गए हैं और दूसरी शिफ्ट कठिन थी उसमें 70 नंबर ही ला पा रहा है, तो ये चीजें यहाँ पर क्या हो जाएगी, तुलना संभव नहीं हो रही है क्योंकि शिफ्ट का लेवल अलग अलग बना हुआ है।
अब ये लोग क्या करेंगे, सरल शिफ्ट है तो नंबर इसके क्या कर दो, कम कर दो, कठिन शिफ्ट है तो नंबर बढ़ा दो। इसके बाद यही हो रहा है ना, यदि आसान शिफ्ट आ गई तो आपके मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे और कठिन शिफ्ट आए तो मार्क्स थोड़े बढ़ जाएंगे इस प्रोसेस से। ये प्रोसेस बिल्कुल सही होती है, लेकिन इसकी पारदर्शिता क्या कर रहे हैं, कितने नंबर आए हैं, वो सभी पब्लिक करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कितने नंबर आपके एग्जाम में आए थे और बाद में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या है, सभी दिखना चाहिए लोगों को, क्योंकि वो गवर्नमेंट अधिकारी बनने जा रहा है, कर्मचारी बनने जा रहा है, तो उसके नंबर आप प्राइवेसी के तौर पर हटा थोड़ी सकते हो क्या, पब्लिक करो उसके नंबर। ये जैसे फॉर्मूला लगा हुआ है, ये फॉर्मूला जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर लगाते हैं नॉर्मलाइज स्कोर निकालने के लिए, उसका सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि आपके जो भी मार्क्स आए हैं उसमें से शिफ्ट का जो मीन होता है, मीन मॉड मीडियम सांख्यिकी का चैप्टर है ये, उसमें से उसको माइनस कर लिया जाता है। उसके बाद जिस भी शिफ्ट में आप गए थे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन उससे डिवाइड करके ओवरऑल जो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एसडीआर है उससे हम गुणा कर देते हैं, प्लस जितनी भी सारी शिफ्ट में एग्जाम हुई थी उन सभी का मीन इसमें ऐड कर देते हैं। ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों का डेटा होता है, तो ये सब कंप्यूटर के द्वारा निकाला जाता है। बाकी फॉर्मूला ये यहाँ पर पूरा काम करता है। यदि आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे अधिकारी व्यापक में बैठे हुए हैं जिनको भी नहीं आता है ये फॉर्मूला, मशीन काम कर रही है बस। अब फॉर्मूला आसान भाषा में कैसे समझोगे, सिंपल बात है, औसत निकाला जाता है, कठिनाई की पहचान कर लेते हैं, मार्क्स को ऊपर नीचे कर दिया जाता है। ये इस फॉर्मूले का कहना है, पर ये हुआ कैसे है ये तो अंडरग्राउंड बात है, कैसे हुआ पता नहीं। स्मॉल एग्जाम्पल ये हमने लिया ही था, यदि इजी शिफ्ट है तो आपके नंबर 80 से कम हो जाएंगे, यदि 70 नंबर है तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी शिफ्ट टफ थी। आगे चलते हैं, रियलिटी चेक करेंगे इसकी। फॉर्मूले में कोई मिस्टेक नहीं है, ये पूरा साइंटिफिक मेथड है, यानी फॉर्मूला बिल्कुल बेशक काम करता है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसके ऊपर याचिका दायर हुई थी, तो उन्होंने भी बोला था हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, लेकिन इसके बाद जो भ्रष्टाचार के नाम पर कुछ चीजें होती है, हम जानते हैं, न्यूज में आता है, बच्चे धरना देते हैं, उसके नाम पर वो लोग क्या कर देते हैं, इस फॉर्मूले को एक हथियार बना करके अंडरग्राउंड बाईपास करने के लिए, लोगों को पिछले के गेट से एंट्री करवाने के लिए इसका उपयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे फर्जी लोग भी लगे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जमीनी समस्या क्या है, चलो नॉर्मलाइजेशन तो हो गया, जो रियलिटी है वो क्या कर रही है हम। तो पेपर की जो कठिनाई में जो है वो भारी असमानता देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो एक बंदा गया, मान लो 11 जनवरी के दिन पेपर देने के लिए गया सुबह वाली शिफ्ट में, एक बंदा गया 15 जनवरी के दिन। इस दिन बहुत सारे पेपर हो गए इन दोनों शिफ्ट के बीच में। हर शिफ्ट का लेवल आप देखोगे बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है, यानी ईसीजी की जो मशीन चलती है ना उसमें वैसा खतरा रहता है इसके अंदर भी, पता नहीं कब कौन सा पेपर आ जाए, कोई लेवल मैच नहीं कर रहा है। पेपर की सेटिंग में गुणवत्ता में भारी कमी देखने को मिली, मतलब ऐसी वैकेंसी जिसमें आप 10th क्लास से फॉर्म भरवा रहे हो, उसमें जो आप ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न डाल रहे हो, जिसमें आप ग्रेजुएशन से फॉर्म भरा रहे हो उसमें 10th लेवल के प्रश्न डाल रहे हो, तो गुणवत्ता की कमी है, प्रश्नों का कोई स्तर मैच नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका लक ज्यादा पावरफुल हो जाता है और आपका टैलेंट वहां पर कम काम करता है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर पूरा मैचिंग नहीं कर रहे हैं। यदि ईमानदारी से पेपर ले और सब कुछ बढ़िया चले तो इस बात की ये चीजें बिल्कुल उल्टी हो सकती है, टैलेंट ज्यादा काम करेगा, लक काम नहीं करेगा। यदि ये भी काम आप ना कर पाओ तो 2 शिफ्ट में एग्जाम करवा दो, प्री और मेंस करवा दो, एक जगह तुक्का लग गया दूसरी जगह नहीं लगेगा। बहुत सारे सोल्यूशन है, लेकिन कोई करना नहीं चाह रहा है। ठीक है, अब एग्जाम में जो अनफेयरनेस बढ़ क्यों जाती है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर एक जैसा बात नहीं हो रही, अभी हमने बात कर ही ली थी, लेवल ऊपर नीचे चल रहा है, कोई शिफ्ट इजी और कोई शिफ्ट हार्ड है। नॉर्मलाइजेशन में सब बराबर हो जाते हैं, तो ये चीज ये बता जरूर देते हैं हाँ हो गए सब ठीक है बराबर है, लेकिन ये कागज में हुआ है, असल में नहीं हुआ। असल में तो उस विद्यार्थी से पूछो जो पेपर देके आया था, उसके नंबर आए 60 नंबर मान लो 100 में से, और उसके मित्र जो कि कम पढ़ रहा था उसके नंबर आए 70 नंबर 100 नंबर में से, क्योंकि कारण ये था कि इसकी शिफ्ट आपने इतनी खराब बना दी कि ये नंबर स्कोर करना भी यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पर शिफ्ट जो है वो क्या कर दी, इजी बना दी। तो ये 60 नंबर वाला विद्यार्थी जो इतनी पढ़ाई कर रहा था, उसके दिमाग की व्यथा, उसके दिमाग का जो दर्द है, उसके दिल का जो दर्द है, वो लोग वही जानते हैं। तो ये कागज और ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ये चीज नहीं बता पाएगा कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, वो तो वही जानता है कि मेरे नंबर कम क्यों आए। और उसके बाद भी जो पीछे से आप बोलोगे कि यार ये 60 नंबर थे, हम इसको कर देते 50 नंबर, और कम कर दोगे, कभी बढ़ा दोगे, कट ऑफ के बिल्कुल पास में लाके रोक दोगे, तो ये चीजें नॉर्मलाइजेशन से कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ कागज में होता है, रियलिटी में तो आप पेपर का लेवल सुधारो, समस्याएं सुधारो। अगर पेपर में गड़बड़ हुआ तो क्या होगा, तो इसका कुछ भी नहीं है, इस डिपार्टमेंट के पास एक ही जवाब है, बस नॉर्मलाइजेशन है हमारे पास। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्या नहीं कर सकता है, तो इसकी गुणवत्ता तो कभी भी नहीं सुधार सकता है, अनफेयर प्रैक्टिस नहीं रोक सकता है, परीक्षा में पारदर्शिता नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी स्थितियां हैं, जैसे कभी हम आगे बात करेंगे अगली स्लाइड में, जो इन सब में बहुत समय लगेगा, क्योंकि जितनी भी सारी जो ये अव्यवस्थाएं हुई है इन सबको सुधारने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कंप्यूटर से करोगे तो केवल 2 सेकंड में हो जाता है, उनको तो बस फॉर्मूले में फिट करना है, इंटर मारना है, नॉर्मलाइजेशन लग गया है, सारी समस्याएं थोड़ी सुधरी उससे। ठीक है, अब क्या चीजें है जो नहीं सुधर सकती है, पेपर लीक नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले से कभी नहीं सुधरता है, गलत प्रश्न कभी भी नहीं सुधरता है, आप बस उसको हटा जरूर सकते हो।
गलत आंसर की जो कि आती रहती है, हमसे पूछते हैं कि बताओ इसका सही आंसर क्या है, इनको तो पता ही नहीं। तकनीकी खराबी, मतलब कभी इंटरनेट चल रहा है एग्जाम सेंटर पर, कंप्यूटर की स्क्रीनें हिल रही है, वहां मकड़ी के जाले बने हुए हैं, प्लास्टिक की कुर्सियों पर बिठाया जा रहा है। एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए स्थितियां बहुत खराब है, साधन नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होने के बाद पंखे नहीं चल रहे हैं, सर्वर डाउन हो रहा है, सेंटर लेवल पर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नॉर्मलाइजेशन कभी भी नहीं सुधार सकता है, उनको फेस करना हमको आना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट वर्सेस सिस्टम में क्या हो सकता है? छात्र बोलेंगे कि सर हमने तो बहुत मेहनत कर ली है, अब हम क्या करेंगे, एग्जाम दे के आ जाओ और क्या करो। उसके बाद क्या करेगा सिस्टम? अच्छा ठीक है, आपने एग्जाम दे दी, अब फॉर्मूला तय करेगा कि तुम पास हो या नहीं हो। मतलब फॉर्मूला लगा देंगे वो, और उसमें नंबर कम ज्यादा कर देंगे, भ्रष्टाचार के नाम पर भी कम ज्यादा हो सकते हैं, और पता नहीं और क्या क्या होता है इसके अंदर। परीक्षा तो हो गई है, अब क्या करेंगे? अब नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद रिजल्ट में लिखा हुआ आएगा कमिंग सून, कब आएगा इसका नहीं पता। अभी तो ठीक है, चुनाव भी आ रहे हैं, सिंहस्थ भी आ रहा है, तो अभी तो लगातार क्या करेंगे, टाइम पे रिजल्ट वगैरह सब आ जाएंगे। लेकिन पहले 2-2 साल इंतजार करना पड़ता था, 3-3 साल इंतजार करना पड़ता था। एमपी कांस्टेबल देख लो आप, 2023 वाला जो निकला हुआ है, उन लोगों के फिजिकल, मेडिकल, इन सब में कितना डिले करा हुआ है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। कई दिनों तक कमिंग सून लिखा हुआ आएगा, तब तक आएगा, और ये सब चीजें इनकी आदत बना लो, क्योंकि एमपी के अंदर ये सब चीजें सामान्य है। क्या बदलना चाहिए? तो बदलना तो बहुत कुछ चाहिए, हम बात करते हैं। पेपर के स्तर में समानता होनी चाहिए, पारदर्शी परीक्षा होनी चाहिए, समय पर रिजल्ट बिल्कुल देना चाहिए, ताकि उसको पता चले, स्टूडेंट्स को पता चले कि मेरा नहीं हो रहा है तो मैं कुछ और करूं, एक बार में उसको समझ में आ जाए। नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता के रूप में होना चाहिए, बहाने के रूप में नहीं। पेपर गलत बना दो, प्रश्न हर कुछ डाल दो, 100 प्रश्न तुमसे एक शिफ्ट के लिए ढंग से नहीं बन रहे, पूरे के पूरे तुम शायद एआई से कॉपी पेस्ट कर रहे हो। एग्जाम का इंटरफेस पूरा बच्चों के वीडियो गेम जैसा बना रखा है, उसमें भी तुम ढंग से खर्चा नहीं कर पा रहे हो सॉफ्टवेयर के लिए। तो नॉर्मलाइजेशन को एक आवश्यकता समझो कि सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है जो कि शिफ्ट को बैलेंस करने का काम करता है। बहाने बनाने की इसमें कोई जरूरत डिपार्टमेंट को या व्यापम जैसी संस्था को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसने क्या कर रखा है, अपना हथियार बना लिया नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो की समरी के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? तो हम ये जान पा रहे हैं कि यार नॉर्मलाइजेशन जरूरी तो है, पर सबसे बड़ी समस्या नहीं है ये। समस्या तो कुछ और ही है जिनको हमें सुधारना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन के दम पर आप उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाया मत करो, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। असली समस्या है तो क्या है, जो गड़बड़ियां हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस करी है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, उन गड़बड़ियों को सुधारना जरूरी है। जो असमानताएं चल रही पेपर में, उनको सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंटर कहाँ आ रहे हैं पता नहीं, डाला ही नहीं ऑप्शन, फिर भी दे दिया जा रहा है। मतलब पूर्व वाले को पश्चिम में दे रहे हैं, पश्चिम वाले को पूर्व में दे रहे हैं। ऐसा कोई सेंटर की व्यवस्था होती है क्या? इधर से उधर, उधर से इधर, कुछ भी नहीं पता इनको। देरी से रिजल्ट आ रहा है, ये भी एक समस्या है। सुधार तभी जब सिस्टम में फॉर्मूला नहीं है, आप क्वालिटी पर ध्यान दोगे। आपको बस फॉर्मूले के भरोसे बैठे हुए तो कुछ भी हो जाएगा, हम तो फॉर्मूला लगा देंगे। इस फॉर्मूले के भरोसे कम रहना चाहिए व्यापम जैसी संस्थाओं को, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए क्वालिटी सुधारने के ऊपर। लेकिन क्वालिटी कब सुधरेगी? जब तक कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना ले, कोई आवाज ना उठाए। आवाज कोई नहीं उठा रहा है तो चल रहा है, सबको आदत हो गई, तो भाई आदत को सहन करो, फॉर्मूला कर देगा आपका न्याय। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।